क्या है? रेडबर्ग फॉर्मूला वाला टॉपिक भी किया है। ओ मैम, वो बोहर मॉडल में ही आएगा फिर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला नहीं किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट। कैसा नो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रेडबर्ग कांस्टेंट, एनर्जी के फॉर्मूला नहीं किया अभी। तो कौन से वाले टॉपिक तक कवर कर लिया है? एक बच्चा बता दो, मुझे नहीं पता चला ऐसे। अच्छा, अभी सिर्फ डिस्कवरी वाला पार्ट किया है। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? और प्रोटॉन की? ओके, व्हाट इज origin of cathode rays? कैथोड रेज कौन से इलेक्ट्रोड्स? And what is origin of anode rays? Gas. It is not anode, it is the gas present between cathode and anode. And canal rays किसको बोलते हैं? एनोड रेज क्यों बोलते हैं? Why are anode rays called positive? Sorry, canal rays? क्योंकि वो जो परफोरेशन होते हैं ना, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लगाया होता है ना, जिसमें से वो पास कर जाती है, उनको हम कैनाल्स बोल देते हैं। जैसे एनोड रेज जाती तो उनके पास करने के लिए हमने परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लगाया होता है, जिनके थ्रू वो पास करती है। और जो ट्यूब के यहाँ पर एंड पे दिखता तो है नहीं हमको, ना एनोड रेज ना कैथोड रेज, लेकिन ट्यूब के दूसरे एंड पे जो जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, उस पे जब ये जाके स्ट्राइक करते हैं तो ये ग्लो करती है, और फिर हमें पता लगता है कि ये रेज है। लेकिन क्योंकि ये इन परफोरेशन के थ्रू, जिनको हम कैनाल्स बोल देते हैं, इन परफोरेशन के थ्रू पास करती है, इसीलिए इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर बाकी सारे मॉडल्स पढ़ लिए जो पहले छोटी क्लास में भी किया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, रादरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये तीनों कर लिए कवर। पर आते तो होंगे नहीं? नो मैम? यस मैम? किनको आते हैं? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। किनको याद है ये मॉडल? जिनको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पता है, प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन मॉडल पता है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पता है, रेज योर हैंड्स। मैंने तो, ये तो सब इजी वाला टॉपिक था, विच इज काइंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, राइट? सो काफी सालों तक तो ये पार्ट डिलीटेड था सीबीएसई सिलेबस से, बिकॉज ये कोई ये सारा हिस्ट्री है। अभी हम इसको सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज के लिए। जो मेन चीज है आपकी, दैट इज येट टू कम। पर क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, मैं एक ओवरव्यू देती हूँ, बिकॉज यू शुड नो कि एटम की जो एटम को डिस्कवर करने के लिए किन किन लोगों ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो। तो एक रिव्यू सा उसका आपके माइंड में एक मैप सा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पार्ट आपने कैथोड रेज और एनोड रेज का किया, थियोरेटिकली जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे वही पूछे जाते हैं। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, देयर चार्ज, व्हाट आर कैनाल रेज, ठीक है, देयर डिस्कवरर्स। वो भी अभी डिस्कवरर्स हमें किसी कंपटीशन में भी नहीं पूछे जाते, केमिस्ट्री में नहीं पूछे जाते। आपको इसकी वैल्यूज यूज होंगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है चैप्टर, और इसमें से आपको न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के एंड में जो आप नया मॉडल पढ़ोगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसमें से आपको थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, उसकी मैथमेटिकल पार्ट नहीं है आपको। पर देखो, एटम की जितनी भी डिस्कवरी हुई, पहले तो किसी को पता नहीं था एटम कैसा दिखता है, सब ऐसा बोलते थे
ऐसा नहीं, हमारे ग्रीक फिलोसफर्स और हमारे इंडियन फिलोसफर्स को एटम के बारे में पता था, पर उनके लिए सबसे छोटा पार्टिकल जो आपको यहाँ पर शायद थोड़ा सा दिख रहा है, और एक्चुअली वो दिखता भी नहीं है, वो इतना छोटा है कि वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो पर उनके लिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जिसको आगे आप तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आगे उसका कुछ नहीं बोलते थे कि ये बस सबसे छोटी चीज। लेकिन इसको भी थ्योरेटिकली किसी ने नहीं लिखा था, सब बोलते थे, दे हैड नॉलेज अबाउट इट, मगर किसी ने थ्योरेटिकली नहीं लिखा था। तो डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरी दी एटम के बारे में, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इनडिविजिबल, इसको आगे सब पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये इसने कहा था। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। और जो भी फर्स्ट चैप्टर में लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, वो सारा ये फॉलो करता था सिवाय एक लॉ के, विच वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स, ये लुजैक लॉ, ठीक है। तो ये वो डाल्टन के अकॉर्डिंग वो एक छोटा पार्टिकल, राइट। लेकिन अभी इस चैप्टर की शुरुआत ही आप करते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड कैथोड रेज, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो ये किसके हैं पार्टिकल्स? ये सब अटोमिक पार्टिकल्स है, एटम के अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो डाल्टन के टाइम पे किसी को इन पार्टिकल्स के बारे में नहीं पता था। जब ये पार्टिकल्स डिस्कवर हुए जिनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, चैडविक ने न्यूट्रॉन भी डिस्कवर किया, ठीक है। बेरिलियम के ऊपर हीलियम पार्टिकल को स्ट्राइक कराया, तो कार्बन बना एक, तो और एक कोई पार्टिकल बना जिसपे कोई चार्ज नहीं था पर उसका मास था 1, उस पार्टिकल को उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया था, ठीक है। ये एक्सप्रेशन, ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ये आपको एक्सप्रेशन आप खुद बना सकते हो। बेरिलियम उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर, प्लस हीलियम जो उसका एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर, गिव्स कार्बन उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर, और एक पार्टिकल न्यूट्रॉन, नो चार्ज और मास उसका 1। तो ये चार्विक ने डिस्कवर किए जब सब एटॉमिक पार्टिकल। तो डाल्टन की थ्योरी डिस्कार्ड होगी कि तुम तो बोलते थे डिवाइड ही नहीं हो सकता, इसमें तो फर्दर डिविजन पॉसिबल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पॉसिबल हैं। वो किसने बताए थे? वो बताए थे थॉमसन ने। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, जिसमें ये कहता था कि जैसे वाटरमेलन में रेड पोर्शन होता है और उसमें सीड्स एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही एटम होता है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इवनली स्प्रेड होता है थ्रू आउट द एटम। ये छोटे डॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स बीजों की तरह, उसके सीड्स की तरह एम्बेडेड है। दिस वाज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम क्या? प्लम्स हुए जो भी आप वो चेरी से डालते हैं, पुडिंग हो गई आपकी खीर, खीर के ऊपर हम तो बादाम डालते हैं भाई, ठीक है, इंडिया में हम चेरीज नहीं डालते या प्लम्स नहीं डालते, ठीक है। तो हमारे लिए पुडिंग हमारी खीर है जिसके ऊपर हम जो भी बादाम है, कुछ बोलते हैं पदार्थ आपको, तो उन्होंने कहा कि जो खीर है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो भी आप उस पर ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो वो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए एटम ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल हो। अब ये बड़ी चीज थी, क्योंकि कोई चैलेंज नहीं कर पाया, इंस्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं आया, उसने बोल दिया जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एटम है न्यूट्रल, और ये मेरा मॉडल है। किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, कुछ मिला नहीं उनको। तो थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए, प्लम पुडिंग मॉडल के लिए, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे जो आप पढ़े थे आप। लेकिन फिर आया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जो कि आपने ब्रीफली पढ़ा है, उतना ही है और उतना ही करने की जरूरत है, बस आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो इसके बाद में ये कल हम बना देते हैं कि डाल्टन को तो सिर्फ एक डॉट का पता था, थॉमसन को ये प्लम पुडिंग मॉडल था, इसके बाद आया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एज सच कोई मॉडल नहीं दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, मगर जो भी पिक्चर एक एटम की बनी थी उसके हिसाब से सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज थी जिसको हम सॉरी न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। कुछ ऐसी सी पिक्चर हमारे माइंड में रदरफोर्ड मॉडल की बनी। क्या था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट?
उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है। गोल्ड क्यों? क्योंकि गोल्ड एक मेलिएबल मेटल है, मेलिएबल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। क्या करना है थिन शीट्स का? ये कहते हैं मैं इसमें से हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा रेज पास करूंगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लूंगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। रेडिएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तीन तरह की रेडिएशंस हो सकती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। Alpha rays are positively charged, beta rays are negatively charged, and gamma rays have no charge. ठीक है, ये रेज निकलती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। इन्होंने इसमें से अल्फा रेज जो कि हमारे पास है हीलियम He2 पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, ये इन्होंने गोल्ड फॉइल पे, एक एटम मैंने प्रेजेंट किया है, ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं एक शीट में, तो मिलियंस होंगे, मैंने एक प्रेजेंट किया था, आपको आपको क्लियर पिक्चर मिले कि हुआ क्या। तो एक एटम जो गोल्ड फॉइल का लिया उन्होंने, गोल्ड इसलिए चूज किया, ये भी पूछते गोल्ड ही क्यों? तो कहते अगर कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते जिसकी बड़ी मोटी सी शीट होती, तो ये जितनी भी सारी की सारी रेज हैं वो वही ब्लॉक हो जाती, आगे जा ही नहीं सकती, अगर ये मोटा सा कोई एलिमेंट होता। अगर बहुत पतला शीट होती किसी की, बहुत ज्यादा मेलिएबल, तो वो सारी की सारी सीधे निकल जाती। तो हम क्या करें अगर ऐसा होता? ये कहता कि मेरा पर्पस है एटम के अंदर की चीज देखना कि उसमें क्या है, कैसे बिहेव करेंगी ये रेज। तो अगर सारी ब्लॉक होगी, सारी निकल गई, तो अंदर का पता नहीं चलेगा। तो मैं गोल्ड चूज करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा थिकनेस भी नहीं है, उसकी मेलिएबिलिटी इतनी भी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा थिन भी नहीं है, तो वो गुड इनफ है हमारे लिए, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो इन्होंने गोल्ड की जो ली फॉइल, उसमें से जब हीलियम पार्टिकल्स अल्फा रेज इसमें से स्ट्राइक की, जो कि इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकाली, ठीक है, वो रेज जब इसमें से पास की तो इन्होंने देखा मैक्सिमम रेज तो उसमें से एकदम सीधे पास कर रही थी, ठीक है, लेकिन कुछ रेज कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है, और वेरी फ्यू, 1 out of 20,000 कह लो, इतनी कम रेज अपना पाथ रिट्रेस कर रही थी, मतलब जिस रास्ते आ रही थी उसी रास्ते वापस जा रही थी। ये तीन ऑब्जर्वेशंस इन्होंने की, ठीक है, ये सीधे पास करना, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट करना, और वापस अपना पाथ रिट्रेस कर देना। तीन ऑब्जर्वेशंस की, ये थी ऑब्जर्वेशंस। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन उन्होंने निकाला? उन्होंने कहा कि अगर वो सारी की सारी जो यहाँ पर जो भी सीधे पास कर रही है, अगर बहुत सारी रेज है जो सीधे पास कर रही है, इसका मतलब हुआ कि इस एटम में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, जिस वजह से वो सीधे पास कर जा रही। अगर कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने डिफ्लेक्शन के लिए बनाया, तो कहता इसका ये मतलब है कि क्योंकि ये हमारा हीलियम 2 पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पक्का अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, और सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए ये डिफ्लेक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो ये कहता यहाँ पर अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है। और बहुत छोटी सी जगह से रेज रिट्रेस कर रही है अपना पाथ, विच मीन्स कि यहाँ पर बहुत छोटा सा टाइनी कोई डेंस सी चीज है, और ये टाइनी डेंस चीज को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस।
ठीक है। और ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड की बिगेस्ट डिस्कवरी थी, क्योंकि इसके बाद दो मॉडल्स आए, एक बोहर जो आपने पढ़ा है थोड़ा सा छोटी क्लास में, और एक अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो न्यूक्लियस की पोजीशन चैलेंज नहीं हुई है, सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज चीज है जो कि हैवी मास रखती है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने दोनों पढ़ लिए हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इसीलिए वो बहुत डेंस हैवी मास है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। आप इसको लाइंस में आपको मिल जाएगा, मैं आपको वर्ड्स में दे रही हूँ ताकि आप फोकस्ड रहो कि हमें मिला था इसमें ये रेज पास की थी सीधे, जिसकी वजह से हमने इसको बोला कि इसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। फिर हमने कहा था कि कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई थी, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है जो उसको रिपेल कर रहा है। और तीसरी उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि ये कुछ रेज ने अपना पाथ रिट्रेस किया था, जिसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ही कोई टाइनी डेंस मास वाली चीज है जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस का। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सेंटर में तो न्यूक्लियस है लेकिन इलेक्ट्रॉन साइड में घूम रहा है। अब इसको ऐसी पिक्चर क्यों दी मैंने, क्योंकि कोई मॉडल नहीं दिया था उन्होंने, हम उनको बोलते रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं इसको। लेकिन जब इन्होंने ऐसा कहा, अपने एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन है वो निकाले, तो मैक्सवेल नाम के एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है, वो कहते कि अगर कोई भी उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल स्पीड के साथ घूमता है, मतलब एक्सिलरेट करता है, तो उनके अकॉर्डिंग इट हैज टू लूज एनर्जी, उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए। लाइक अगर मैं आपको एक ग्लूकॉन डी का ग्लास पिला के बोलूं बेटा ग्राउंड के चक्कर काटो, ठीक है, तो आप जिंदगी भर ग्राउंड के चक्कर तो काट नहीं सकते, ठीक है, धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होगी और आप गिरने पड़ने लगोगे। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन के लिए बोला कि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अब जब वो एक्सेलरेट करेगा इधर घूमेगा, तो कहता अल्टीमेटली टाइम आएगा जब वो घूम घूम के उसकी एनर्जी लूज होगी और वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर वो कोलैप्स कर गया तो एटम खत्म, एटम खत्म, मैटर खत्म, तो दुनिया ही खत्म, तो दुनिया तो खत्म हुई नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं है, प्रूव दिस। तो रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि एटम स्टेबल कैसे है। उनको ये पता था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उनको ये पता था उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, उनको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बस वो ये नहीं बता पाए थे कि कैसे घूम रहा है, जिसकी वजह से उनका ये एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड कर दिया, फेल हो गया वो, ठीक है, लेकिन वो गलत नहीं था, अधूरा था बस, ठीक है, इट वाज नॉट रॉन्ग। तो मैक्सवेल के इस ऑब्जेक्शन को बोहर ने एक्सप्लेन किया था। आपने बोहर का मॉडल पढ़ा है, देखा है, बनाया है छोटी क्लास में। आप क्या करते हो, सेंटर में से न्यूक्लियस और साइड में से 3, 4, 5, 6, 7 शेल्स ऐसे बना, ठीक है, टोटल 7 शेल्स तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स जो आप पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर चुके हो, और जो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, दे रिप्रेजेंट द 7 शेल्स ऑफ द एटम, ठीक है, उतने ही शेल्स हम वहां तक की एलिमेंट्स हम डिस्कवर कर चुके हैं। नाउ टेल मी के आपने इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की थी, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन सी शेल में हो सकते हैं, नहीं पता? ओके, ये मैजिक नंबर इनको बोलते हैं, 7 शेल में
ये number of electrons, same number of elements you'll find in periodic table, they are linked. ठीक है, 2 8 8 18 18 32 32, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हर शेल में आपको मिलेगा। 1 to 7 शेल्स, सेम आपको पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट्स मिलेंगे, टोटल 118 इसका सम हो जाएगा। ठीक है, तो बोहर ने क्या बोला, ये कहता ठीक है सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कहता ये जितनी अट्रैक्शन अंदर फील कर रहे हैं न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो इसकी पुल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उतनी ही इनकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, बाहर गिरने वाली फोर्स। जैसे कि आपने देखा ना, वो अगर एक धागे से बॉल बांध के आप उसको ऐसे घुमाते हो, ठीक है, तो जब तक आपने हाथ में वो पूरा अच्छे से पकड़ के रखा है तब तक वो सेम रेडियस करता रहेगा, घूमता रहेगा। अगर आप अपना हाथ ऐसे खोल दो, छोड़ दो, तो वो दूर जाके गिरता है। उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है सर्कल से बाहर को गिरने की, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जितना टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल है, उतनी ही अवे फ्रॉम न्यूक्लियस रहेगी, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने रास्ते में घूमता है। ठीक है, अब बोहर ने एक्सप्लेनेशन दे दी और बोहर ने इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे पूरे अपने बहुत सारे फॉर्मूलाज, उन्होंने एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम सब कुछ बता दिया। ठीक है, बस अगेन उनका जो उन्होंने भी बताया वो गलत नहीं था, पर अधूरा था। क्या अधूरा था कि उस वक्त तक पता चला कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुना है इसके बारे में, ये टर्म सुनिए, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, से यस और नो? यस, नो मैम, ओके, ठीक है, मैं बता रही हूँ कि ये बोहर का मॉडल आपने ये तो देखा है ना, ये बनाया था ना, 2 8 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते थे, वैसे करते थे ना, इसमें था, किया है ना, बोहर मॉडल याद है? ठीक है, तो ये बोहर का मॉडल है जिसमें उन्होंने इस तरीके से बताया था। अभी देखो हम फर्स्ट वाले पेज पे जाके मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ तक पहुंच गए कि रदरफोर्ड का तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऐसे था, फिर उसके बाद आया बोहर मॉडल, और इस चैप्टर में आपका मेन फोकस बोहर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक होना चाहिए। इसमें जितना मैंने बताया दैट विल बी इनफ। आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो चलो फर्स्ट उसमें है, फर्स्ट चैप्टर में है, पर फिर भी इससे यही क्वेश्चन बनते हैं कि क्या था, तो आप ये बता सकते हो स्मॉलेस्ट था, इंडिविजिबल था, इंडिस्ट्रक्टिबल था, लॉज को फॉलो करता था, गेलोजैक लॉ को फॉलो नहीं करता था। अगर दो एटम सेम एलिमेंट के हों तो वो एक जैसे दिखते हैं, अगर दो एटम अलग अलग एलिमेंट के हों तो वो डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, ये डाल्टन के था। थॉमसन में मैंने बताया कि नोबेल प्राइज मिला था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर था तो न्यूट्रल था। रादरफोर्ड में यही कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, आपको अल्फा रेज पता होनी चाहिए क्या होती है, आपको तीनों ऑब्जर्वेशंस और तीनों कंक्लूजन पता होने चाहिए कि क्या उन्होंने फाइनली बोला था। ड्रॉबैक आता है रदरफोर्ड का, तो आपने मैक्सवेल वाला बता देना है कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटेड, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इट शुड लूज एनर्जी, लेकिन ये नहीं बता पाया था कि क्यों नहीं लूज कर रहा और कैसे वो स्टेबल। बोहर का भी यही हुआ कि बोहर ने बोला कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे चलता रहता है, कहता है वो फिक्स्ड पाथ है उसका, वो इधर उधर नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन यही चीज जो बोहर ने बोली थी, यही चीज अगले मॉडल में ऑब्जेक्ट होने वाली। अगला मॉडल आप जो पढ़ोगे इसमें वो आप पढ़ते हो प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, जिसमें जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर है, दो बिहेवियर्स होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। अब
अगर आपको नॉर्मल सी भाषा में बताऊं पार्टिकल नेचर वेव नेचर क्या है, तो जैसे हम पार्टिकल्स हैं। अगर आप बोलोगे क्योंकि मैम क्लासरूम में चलो, तो मैं जमीन पे ही चलूंगी ना, क्योंकि मैं एक पार्टिकल हूँ, तो पार्टिकल नेचर नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन अगर मैं एक भूत होती तो मैं क्या कर सकती थी, दीवारों से भी आ सकती थी, कभी रूप से लटक सकती थी, कभी धरती से निकल सकती थी, तो मैं डरा सकती थी, है ना। तो वैसा ही नेचर, वेव नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट करता है। वो सीधा सीधा नहीं चलेगा, वो वेव की तरह ऐसे चलेगा। भूतिया बिहेवियर है। जैसे आप जहां बैठे हो, साइमल्टेनियसली आई कैन नॉट सिट एट दैट प्लेस, क्योंकि आप वहां बैठे हो, आप एक पार्टिकल हो, यू हैव सम मास, योर मैटर, यू हैव सम मास। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं वहां जाके नहीं बैठ सकती। पर अगर मैं भूत होती तो आई कुड हैव ओवरलैप्ड यू, मैं उस जगह पे बैठ सकती थी। ठीक है, तो ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन दोनों बिहेवियर शो करता है। उसका बिहेवियर पार्टिकल की तरह भी हो सकता है, और उसका बिहेवियर वेव की तरह भी हो सकता है। लेकिन बोहर ने सिर्फ पार्टिकल नेचर पे फोकस किया, सीधा सीधा बोला, वे फिक्स्ड है। उसने बोला अगर मैम ने चलना है तो भी सीधे सीधे चलना है इस रास्ते, मैम ने दीवारों से नहीं निकलना है, मैम ने रूप से नहीं लटकना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के दोनों बिहेवियर है, उसका मूड है, कौन सी प्रॉपर्टी किसमें फिट हो रही है, वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। वो कहते हैं ऐसे ना, इच्छाधारी नागिन होती है ना, वो इंसान भी बन सकती है, वो सांप भी बन सकती है, वैसा सा है इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर। ठीक है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। मुझे लगता है नागिन शो के बहुत सारे फैंस होंगे यहाँ पे, मैंने नहीं देखा वैसे, पर हमारे टाइम में नागिन पे बहुत सारी मूवीज होती थी। Anyway, चलो, तो ये प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलता है ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में है, पर इलेक्ट्रॉन को आप सीधा सीधा रास्ता नहीं दे सकते, वो कहीं भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पांचों एक लाइन में लिख के जो भी इसकी पिक्चर बन रही है एक बार लिखो, ताकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ो आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बाय द एंड आप भूल ही जाओगे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ रदरफोर्ड तक हमने किया है। माय फोकस वाज कि मैं आपको बोहर का कुछ करवाऊं, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप कर लेंगे। ये बना लीजिए एक बार, ताकि फिर मैं बोहर का आपको थोड़ा सा बताऊं। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा पहले, कोई डाउट मॉडल के बारे में, या आपने कुछ और पढ़ा है उसके बारे में। डन, इसमें से कुछ आप देखना चाहते हो ये, तो ये भी लिख सकते हो इलेबोरेटेड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जब आप क्लास में कवर करो आपको मेन पॉइंट्स पता हो क्या हो रहा है इसमें। इसको हम प्लैनेटरी मोशन से भी कंपेयर करते हैं इस मॉडल को, कि जैसे सोलर सिस्टम में सेंटर में न्यूक्लियस, सॉरी सेंटर में सन है, वैसे ही एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है। और जैसे सोलर सिस्टम में साइड में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वैसे ही एटम में साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ऊपर हेडिंग लिखो, दिस वाज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
Done? If your hands are still doing, are you people still writing? और या मैं अगला करवाऊं? करवा दूं अगला? कुछ बोलते नहीं आप लोग। ये भी आप लिख लीजिएगा मैजिक नंबर्स 288, 18, 32, 32, ये भी आपके काम आने वाला है। अब हमने डाल्टन का मॉडल कर लिया, थॉमसन का कर लिया, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। अब इसके बाद आता है बोहर का मॉडल। ठीक है, तो हम हेडिंग देते हैं डेवलपमेंट्स टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम की क्या चीजें थी जिसकी वजह से बोहर का मॉडल जो है वो बना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है जो मैंने आपको बताया, डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हाँ जी, कि उसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये दो चीजें थी मेनली जिसकी वजह से बोहर का मॉडल बना। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? ये कहता है जैसे जैसे ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर रखो, ठीक है, ये फर्स्ट थंब और फर्स्ट टू फिंगर्स, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे हम बनाते हैं। तो ये कहता अगर मान लो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके एक परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक और दूसरे परपेंडिकुलर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक साइड इलेक्ट्रॉन तो उसके दोनों परपेंडिकुलर्स पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ठीक है, ये तीन परपेंडिकुलर्स बन जाते हैं इसमें। तो एक साइड अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मतलब उसके बाकी दोनों परपेंडिकुलर्स पे उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर इधर है, ये इसका एक परपेंडिकुलर है, तो अगर इसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरे परपेंडिकुलर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चलता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के, जैसे एक पर्सन होता है ना, एक पर्सन अगर खुश होता है तो उसको देख के बाकी भी खुश खुश फील करते हैं। हर पर्सन का एक ऑरा होता है ना, कि कोई बड़ा गुस्सा ऐसा बन जाए तो उससे बात करने में भी आप डरते हो कि हाँ इसका बड़ा नेगेटिव सा ऑरा है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी है कि जहां इलेक्ट्रॉन जाता है उसके साथ साथ एक फील्ड है, उसका उसका एक ऑरा है।
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है उसका, ठीक है। तो ये कहता है जहां पर भी इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा उसके एक इलेक्ट्रॉन पे उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरे परपेंडिकुलर पे उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट साथ में मूव करता है, और इससे जो रेडिएशंस बनती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट वाली। अब इन रेडिएशंस के नाम आपने सुने होंगे, ये होते हैं कौन कौन से। इसको वैसे आप इनकी आपको पता है वेव कैसे ट्रेवल करती है, जैसे एक ये मेन पाथ होता है और ऐसे 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 आप बनाते हो, इतना पता है ना वेव ऐसे ट्रेवल करती है, यस और नो? ओके, इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं, ये भी पता है, से यस और नो? यस मैम, ठीक है। अब दो क्रेस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये और ये, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अलग अलग तरीके हैं लैम्डा लिखने के, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे सा भी साइन बना देते हैं, ठीक है, पर आपको जैसे भी है, मतलब ये मेन इस तरीके से आपका बना हुआ है। तो ये लैम्डा वेवलेंथ बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है, दो क्रेस्ट्स या फिर दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो लैम्डा होता है ऐसे वेव का वेवलेंथ, और 1/λ होता है, इसको हम न्यू बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर, न्यू बार, राइट। एंड ये न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, थोड़ा टेढ़ा सा, वी नहीं है, ये न्यू है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप मेजर करते हो हर्ट्ज में, और न्यू जो है वो होता है 1/टाइम पीरियड, ये जो टी है ये है टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रेवल करता है, तो हमें वेव वाली ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं ये पता होनी चाहिए। वेवलेंथ मैंने आपको बताया, दो क्रेस्ट्स के बीच का डिस्टेंस, ये वेवलेंथ है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/वेवलेंथ को वेव नंबर बोलते हैं, वो न्यू बार होता है, न्यू ऐसे टेढ़ा सा वी, इसको बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्ज में हम कैलकुलेट करते हैं, और ये 1/टाइम पीरियड होते, टाइम पीरियड जनरली हम सेकेंड्स में लेंगे, ठीक है। और फिर एक आपने ये भी पढ़ा है सी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और ये होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये सारी टर्म्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू वेव, ठीक है, लिख लो इनको, ये टर्म्स यूज होंगी न्यूमेरिकल्स में आगे। डन, ओके बेटा, ठीक है। अब आपने कुछ ये रेज सुनी है, जैसे आपको पता है रेडियो सुनते हैं हम, एफएम, है ना, एफएम बोलते हैं इसको। फिर आपने विजिबल रेज सुनी है, आपने एक्स रेज सुनी है, सुनिए ये सारी, से यस और नो? ओके, सारी क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनको पास करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो अगर मैं इनको इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग
अरेंज करूं, ठीक है। तो एक शॉर्ट मैं ट्रिक बताऊंगी, दैट इज CGXU विम रे, या कह लो कार गुड XUV इन माई रेंज, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? दिस इज कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी आपने सुनी होगी, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गई, फिर माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये सारी सुनी है। अब एक्सरे हम अपना इसीलिए करवाते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ये जो 10⁻², से 10⁻24 है, ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज है, इधर को इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। कॉस्मिक तो इसमें नहीं दी होती, इनको इंक्लूड नहीं करते, पर ये गामा के रेंज की है फ्रीक्वेंसीज। गामा रेज तो हम यूज नहीं करते, बहुत पेनेट्रेटिंग है, डैमेजिंग है, हम एक्स रे यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आपने यूवी वाटर फिल्टर में भी होता है, यूवी रेज से हमें ओजोन प्रोटेक्ट करता है, ये भी पढ़ा होगा। विजिबल जिस रीजन में हम देख पाते हैं, हमारी आईज सेंस कर पाती है हमको। और इंफ्रारेड आपने हीट रेज के बारे में पढ़ा होगा। माइक्रोवेव सब यूज करते हैं, और रेडियो वेव्स सब रेडियो सुनते हैं, ठीक है। तो ये सारी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जिसमें इधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो आप इनको सी, इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग या फिर इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ रही है तो वेवलेंथ जो है वो इधर को बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ को फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होती है। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, पीछे किया हमने, म्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा आपकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ को फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इधर को वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है, और ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। और ये अरेंज करने के लिए आपको एमसीक्यू में डेफिनेटली आता ही है, मतलब एमसीक्यू में ये चीज कोई भी पूछ सकते हैं, ये सीक्वेंस आपको सारी लर्न करनी है। तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, कुछ भी इस फॉर्म में पूछ सकते हैं। यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आपका डुअल नेचर आपका बता रहा है, जैसे हमने इसमें किया कि बोहर मॉडल क्यों बना। बोहर मॉडल इसीलिए बना क्योंकि उस वक्त हमें पता चला था डुअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, कि वो वेव की तरह और पार्टिकल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करता है। और दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? अभी कहता, जैसे एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। उसमें क्या होता है? उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर जिनको हम बोलते हैं, या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसमें आपको कोई भी, मैंने एक कलरलेस कंपाउंड दे दिया, कोई भी लैब में से उठा के दे दिया कि आप बताओ कि ये क्या है। अब आपको क्या पता, कलरलेस तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो आप उस मशीन में उस कंपाउंड को रख देते हो, और बस एक आपको ग्राफ मिलता है। उस ग्राफ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ,
तो ये जो ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा ना, इसमें कुछ पीक्स होंगी, जैसे कि वो हार्ट बीट का आपने वो देखा होगा ना मूवी में, वो साथ में मशीन चल रही होती है, बंदा आईसीयू में होता है, उसकी वो टू 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 बजती रहती है, और जब वो डेड का टू सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना, वैसा सही ग्राफ बनता है इन कंपाउंड्स, राइट। अब इसमें क्या है, ये ऐसे ऐसे आपको पीक्स देंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी पैटर्न, कोई भी पीक्स, इसमें हर एक पीक की जो वेवलेंथ है या वेव नंबर है, वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड को बिलोंग करती है। जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे, एल्डिहाइड, अल्कोहल, एसिड, तो उनकी फिक्स्ड वैल्यू है कि अगर उस कलरलेस कंपाउंड में अल्कोहल होगा तो एक पर्टिकुलर पीक मिलेगी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उस वेवलेंथ पे और कोई कंपाउंड नहीं हो सकता। ये इतना एक्यूरेट है जितने की ह्यूमन बींग्स के फिंगरप्रिंट, जैसे मेरे फिंगरप्रिंट्स किसी और से नहीं मैच कर सकते हैं, वैसे ही ये ग्राफ में जो वेवलेंथ एक कंपाउंड की असाइंड है वो किसी और से मैच नहीं करेगी। तो मतलब ये एक ब्रांच है जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन पता कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले एक्चुअली बोहर ने पढ़ा था। अब तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, अब तो इतना एडवांस्ड है कि कुछ भी लाओ पता लग जाएगा क्या चीज है, ठीक है, डिटेक्शन सब चीज की। ठीक है, जैसे अब वाटर सैंपल्स लेके आते हैं कि अच्छा इसमें इम्प्योर वाटर है, देखो तो इसमें क्या क्या चीज है, तो हम इसमें बस डाल देंगे, हमें खुद पता इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ग्राफ देख के कि क्या क्या चीज उसमें प्रेजेंट है। लेकिन बोहर ने सबसे पहले इसको यूज किया था हाइड्रोजन गैस के लिए, कि देखते हैं इसमें क्या होता है, और बोहर ने बनाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उन्होंने क्या बोला कि देखो क्या होता है कि आपके पास कोई एटम है, जैसे हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारी शेल्स जो हम कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनरी एरिया है जहां पर न्यूक्लियस का होल्ड हो सकता है। तो ये कहता अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ऐसे ट्यूब में लेके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये एक्साइट होके कहीं भी जाएगा, किसी भी शेल में जाता है, जितनी एनर्जी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ये शेल में जाएगा, एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा। लेकिन अगर आपको मैं एनर्जी दूं, एक ग्लूकॉन डी का ग्लास पिला दूं और बोलूं जंप करो, तो ऐसा ना कि आप हमेशा जंप करके ऊपर ही रहोगे, नीचे भी गिरोगे ना, एक्साइटेड स्टेट में थोड़े ना हमेशा रहोगे। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब उसको मैं एनर्जी देती हूँ तो ये जंप करके हायर स्टेट में जाएगा, नीचे को भी जा सकता है ऊपर को भी जा सकता है, ऐसे मत सोचना नीचे को जा रहा है तो वो गिर रहा है। ठीक है, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ मैं, हाँ, तो इसको मैंने एनर्जी दी, ये इधर पहुंच गया, लेकिन ये इसको बोलते हैं जंप करके जब ये हायर स्टेट में जाता है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, और जिस स्टेट पे ये पहले होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये गया, लेकिन हमेशा ऊपर नहीं रह सकता, तो ये नीचे गिरेगा। अब ये नीचे अगर फर्स्ट वाली शेल में आके गिरता है, इस शेल को हम नंबर देते हैं 1 और इसको नाम देते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। लेकिन अगर ये वापस गिर के सेकेंड शेल में आया तो इस सेकेंड शेल को नंबर दे दिया मैंने 2 और इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और अगर थर्ड में तो हमने जंप ही कराया था ना इसको, यहाँ पर है फोर्थ में, थर्ड में अगर वापस आया तो ये थर्ड शेल क्रिएट हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज, लाइमन बाल्मर पाश्चन, ब्रैकेट पीफन हम्फ्री, ऐसे 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर इनका नाम है। ठीक है, नाम सारे याद करने पड़ेंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। तो बस हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन अगर आप एक्साइट कराते हो वो कहीं जंप करता है और वापस आता है, तो वापस अगर वो फर्स्ट लाइन में आता है तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, वापस अगर वो सेकेंड लाइन में आता है तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। अब इस लाइमन और बाल्मर में क्या, सबसे पहले बाल्मर सीरीज डिस्कवर हुई थी, क्योंकि
ये जो रेडिएशन एमिट करेगी ना, जो अभी हमने रेडिएशंस पढ़ी, इतनी रेडिएशन जो पढ़ी CGX यूबिम रे, उसमें से दिखती तो हमको सिर्फ विजिबल वाली है और कोई दिखती नहीं है। तो सबसे पहले बाल्मर सीरीज दिखी थी क्योंकि ये विजिबल रीजन में फॉल करती थी, ठीक है। लेकिन जो लाइमन है वो आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में है, और इसके बाद वाली पास्चन, ब्रैकेट और फन, ये सारी आपकी इंफ्रारेड रीजन में है। तो सिर्फ सेकेंड वाली सीरीज दिखी थी पहले बाल्मर को, उसके बाद वाली बाद में डिस्कवर हुई। तो हमने क्या किया, ये हमने ये देखा कि जब हमने वो स्पेक्ट्रोग्राफ ऑब्टेन किया, तो इसके लिए जो हमें स्पेक्ट्रोग्राफ इनिशियली, मैंने कहा अब ये बहुत एडवांस हो चुका है मगर पहले इतना एडवांस नहीं था। तो जब इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था बोहर ने बाकी साइंटिस्ट के साथ मिलके, तो उनको सबसे पहले बाल्मर सीरीज, जैसे बहुत सारी लाइंस मिली, ठीक है। ये जो लाइंस है यही स्पेक्ट्रा है, जो आजकल मैंने कहा जो अभी लेटेस्ट उसमें आपको वो हार्ट बीट जैसा स्पेक्ट्रा मिलता है। पहले उनको हाइड्रोजन के लिए ये मिला, और बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन को स्टडी किया था स्पेक्ट्रा के लिए, और किसी एलिमेंट को नहीं किया था। उनको उतना ही नॉलेज था इसके बारे में, जो उनकी लिमिटेशन बनी और फिर अगला मॉडल आया, ठीक है। मगर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग लाइक दिस, और बाल्मर वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इन लाइन्स को डिस्कवर किया था, और ये थी विजिबल रीजन, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, और इन्होंने पहला फॉर्मूला बनाया जिसको हम बाल्मर फॉर्मूला बोलते हैं, जिसकी मॉडिफिकेशन से फिर एक्चुअली बनता है रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। तो इन्होंने बोला हम इन स्पेक्ट्रा को मेजर करेंगे वेव नंबर फॉर्म में, ठीक है। वेव नंबर मैंने आपको बताया था न्यू बार होता है, ठीक है। तो न्यू बार इज इक्वल टू, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 109677, और इसके यहां पर बस आपको ये लिखना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पहले कहाँ था, ठीक है, और बाद में कहाँ है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्या कराया, एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराया था और फिर वो फॉल बैक किया था, ठीक है। तो कहां से कहां आया, वहां पर या फाइनल वाला N2 इज फाइनल और N1 इज इनिशियल। बस वो नंबर कौन सी शेल से, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, कौन सी शेल से कौन सी शेल पे आया है, ये N1 N2 डालना है। ये आपका फिक्स्ड नंबर है जिसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। लिखो पहले इसको, ये पता लगा आपको क्या हुआ इसमें, बोलो बताओ, पता लग रहा है। ये आपने हाइड्रोजन का देखा कि हाइड्रोजन को, अगर हाइड्रोजन के एटम को मैं एनर्जी दूं तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल से दूसरी शेल में जाके जंप कर सकता है, और जंप करके फिर फॉल बैक कर सकता है, ठीक है। तो वो कहाँ फॉल बैक करेगा, कहाँ से जंप करेगा, वो आपको देखना है, ठीक है। तो जहां वो इनिशियली था वो N1 का स्क्वायर हो गया, जहां वो फाइनली पहुंचा वो N2 का स्क्वायर हो गया। आपको बस उस शेल का नंबर क्वेश्चन में देख के डालना होता है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट आपके पास फिक्स्ड नंबर है 109677। न्यू बार जो है वो वेव नंबर है which is equal to 1 upon lambda। तो आप lambda भी निकाल सकते हो इससे, वेव नंबर भी निकाल सकते हो इससे, और ये आपका बन जाता है रेडबर्ग
फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने आपको मेन 2 चीजें इसमें बताई कि बोहर का मॉडल इसलिए बनाया क्योंकि उसने डुअल नेचर देखा। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का देखा कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर उसके थे, और वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकता था। और दूसरा है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें से हम न्यू बार या फिर वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पे? कुछ पूछना है? कुछ समझ आया? से यस और नो? ये बहुत अभी थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा सा और इसमें मेहनत लगेगी, पर मेन ये है कि आपको ये चल रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके देखना है कौन सी जगह फॉल बैक किया। तो पहले कहा था इनिशियल, बाद में कहाँ पहुंचा वो फाइनल, बस शेल का नंबर डालना है। और आपको वेवलेंथ पूछी है तो 1/λ से फॉर्मूला बना दो, वेव नंबर पूछा है तो न्यू बार से। ठीक है, चलो फिर ट्राई करना ये असाइनमेंट करने की, फिर सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके बाय।